12वां भाग कहलाएगा। कौन सा भाग कहलाएगा? 12वां। जैसे मान लो ये हमारे हाथ में एक पेन है, इसके 12 टुकड़े कर लें, तो एक पार्ट जो होगा इसका कौन सा भाग कहलाएगा? 12वां भाग कहलाएगा। बात समझ ना? अब इस 12वें भाग को हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो एक तराजू ले लिए, आप लोग सब्जी वब्जी खरीदते हैं तो देखते ही हैं कि साइड में सब्जी रख दिए, एक साइड में क्या रखते हैं? वेट रखते हैं ना। या आप कहीं गेहूँ पिसाने आप लोग जाते होंगे तो एक साइड में बोरी रख दिए, एक साइड में बहुत सारे वेट रखते जाते हैं। अब तो खैर इलेक्ट्रिकल मशीन आ गई। तो यहाँ पर अब हम लोग मान लो कोई भी आइटम सपोज करो सोडियम रख दिए, यहाँ पर इस टुकड़े को एक बार रखें, अगर बराबर हो गया तो कहेंगे दोनों बराबर हुआ। अगर ऐसे दो टुकड़े रखने पड़े तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये वाला आइटम इसके बराबर है या भारी है? मान लो इस पर दो टुकड़े रखे, इस पर एक टुकड़ा रखे, तो बराबर हैं दोनों या भारी हैं? भारी हैं। कौन भारी है? ये भारी है। कितना भारी है? 2 गुना। 2 गुना। 2 टुकड़े रखे हो ना, 5 टुकड़े रखे तब ये बराबर हुआ तो 5 गुना। 10 टुकड़े रखे तब बराबर हुआ तो 10 गुना। मतलब जितने टुकड़े इधर हमें रखने पड़ रहे हैं उतना गुना ये ज्यादा भारी है, और जितना गुना ज्यादा भारी है वही एटॉमिक मास है। जितना गुना ज्यादा भारी है वही क्या है? एटॉमिक मास है। बस सीधी सी बात है। अगर इधर 20 टुकड़े रखे तो इसका एटॉमिक मास 20 है, 50 टुकड़े रखे तो एटॉमिक मास क्या है? 50। तो कुल मिला के, अब तो खैर 11th की बात है, जो डिफिनेशन वगैरह लिखते हैं, डिफिनेशन से कोई बहुत मतलब हमें नहीं है। बस ये है कि हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? C12 से। तो अगर आपसे कहा जाए एटॉमिक मास क्या है, तो मास सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स by which one atom of any element is more heavy than 1/12 part of one atom of C12। ध्यान देना बेटा, जैसे स्कूल और कंपटीशन में बहुत अंतर नहीं होता, बस ये है कि यहाँ पर एक एक पॉइंट पर, एक एक वर्ड पर ध्यान रखते हैं। अब जैसे हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, मान लो इसी डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछना हो तो हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? C12 से कंपेयर कर रहे हैं। किस पार्ट से? किस पार्ट से? 1/12 पार्ट से। तो हमें इसको याद रखना है, बस यही 2 पॉइंट हमें ध्यान देना है कि किससे कंपेयर कर रहे हैं? C12 से। कितने पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं? C12 से। तो यहाँ पर अगर आपको फार्मूले के टाइप में लिखना है तो एटॉमिक मास लिखेंगे मास ऑफ वन एटम, यहाँ पर 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। यहाँ पर देखिएगा बेटा, समझिएगा बात को। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है मॉडर्न स्केल क्या है? मॉडर्न स्केल, तो आपसे अगर पूछा जाए मॉडर्न स्केल ऑफ एटॉमिक मास, तो क्या हो जाएगा? C12 हो जाएगा। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास बेटा, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU, या शॉर्ट में U कहते हैं। AMU का फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। इसको कहेंगे यूनिफाइड मास। इसको क्या कहेंगे? यूनिफाइड मास। ये एटॉमिक मास यूनिट है और ये यूनिफाइड मास है। तो आप चाहे AMU कहो या U कहो, दोनों सेम चीजें मानी जाएंगी। अच्छा, आपको यही बता दे रहे हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। एक बार जब PMT अलग अलग होता था, नीट अब तो कंबाइन कर दिए हैं, अलग अलग होता था, तो एम्स PMT में पूछा था कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 AMU, एक AMU की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर 1 AMU की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे 1/6.022 × 10⁻23
ये ग्राम, कितना ग्राम है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा है एक एएमयू की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे इतना ग्राम होता है एक एएमयू की वैल्यू। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको कहा गया कि आप कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, C12 के एक एटम के 1/12वें भाग से आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, मान लो टीचर आता है क्लास में और किसी भी एक एलिमेंट का बहुत सारा सैंपल, मान लो क्लोरीन का बहुत सारा सैंपल लेके आता है, ऐसे लेके आया और रख दिया, बच्चों को दे दिया, भैया आप इसको कंपेयर कर करके बताओ। तो कुछ बच्चों ने बताया कि हमने जिस एटम को कंपेयर किया है वो 35 टाइम ज्यादा हैवी है। जिस एटम को कंपेयर किया है वो कितने टाइम ज्यादा हैवी है, 35। इसका मतलब एटॉमिक मास क्या हो गया, 35। दूसरे बच्चों ने बताया, एक मतलब दूसरे बच्चों का ग्रुप है, उसने बताया कि नहीं हमने 37 टाइम ज्यादा पाया है। ऐसे एक तरह से कह लो कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं 35, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 37। अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, 35 वाले एक साइड में जाओ, 37 वाले एक साइड में हो जाओ। पर टीचर ने क्या किया, उसने खुद मेजर किया और देखा कि दोनों ग्रुप सही बोल रहा था, दोनों ग्रुप क्या था, सही बोल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ग्रुप सही है, तो एटॉमिक मास अब 35 भी कहा जा सकता है और 37 भी कहा जा सकता है, लेकिन दो एटॉमिक मास तो होगा नहीं, एटॉमिक मास एक ही होगा। ठीक है, तो जहां पर दो एटॉमिक मास मिलेगा या एक से ज्यादा एटॉमिक मास मिलेगा उनको आइसोटोप कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आइसोटोप है। और आइसोटोप्स क्या बेटा, हाँ एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। तो आइसोटोप्स के लिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा फॉर आइसोटोप्स एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड। फॉर आइसोटोप्स एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड। तो आइसोटोप्स के लिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, व्हिच इज फ्रैक्शनल, व्हिच इज फ्रैक्शनल, मतलब जो समस्थानिक हैं उनके लिए औसत परमाणु भार ज्ञात करेंगे, और जो क्या होगा, फ्रैक्शनल का मतलब भिन्नात्मक होगा, जो क्या होगा बेटा, भिन्नात्मक होगा। ठीक है, कई बार आपसे पूछता है कि फ्रैक्शनल, व्हाट डज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास रिप्रेजेंट, तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताएंगे कि रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर आइसोटोप्स के पास, पार्टिकुलर स्पीशीज के पास आइसोटोप्स है। तो यहां पर i.e. fractional isotope represent that particular species has isotopes। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताता है या ये व्यक्त करता है कि दिए गए स्पीशीज के पास क्या है, समस्थानिक है। ठीक बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला हम लोग लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, यहां पर देखना बेटा, यहां पर x इंटू m1 100 माइनस x इंटू m2 अपॉन 100, x परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यहां पर m1 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, 100 माइनस x
परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप। यहां पर भैया M2 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, X पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास है, सॉरी परसेंटेज है। M1 पहले का एटॉमिक मास है। 100 - X पहले का आइसोटोप, सॉरी दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज है, और ये दूसरे आइसोटोप का क्या है? एटॉमिक मास है। मान लो दो से ज्यादा आइसोटोप, हालांकि दो ही होते हैं, ज्यादातर केस में दो होते हैं। मान लो किसी केस में तीन है, किसी केस में क्या है? तीन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? R करके यहां पर एवरेज एटॉमिक मास, यहां पर X1 M1, X2 M2 प्लस 100, यहां पर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर माइनस X1 प्लस X2, यहां पर M3 हो जाएगा, M3। ठीक बेटा, तो यहां पर हो जाएगा M3, यहां पर अपान क्या हो जाएगा? 100, अपान क्या हो जाएगा? 100। अच्छा, सब कुछ समझ रहे हो आप लोग? यहाँ फिर से बताना है क्या है? पहले का परसेंटेज, दूसरे पहले का एटॉमिक मास, दूसरे का परसेंटेज, दूसरे का एटॉमिक मास, 100 माइनस पहले और दूसरे का परसेंटेज, तो तीसरे का परसेंटेज। जैसे मान लो हमारे पास, या ये कह दिया जाए कि बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, टीचर हो गए, तीनों के पास मिला के 100 रुपए है। तीनों के पास मिला के, मान लो इधर बॉयज के पास 25 रुपए है, गर्ल्स के पास 50 रुपए है, तो टीचर के पास कितना है? कितना है? 25। कैसे आया? चूंकि हमें 100 मालूम है, 25 इधर से ले लिया गया, 50 इधर से ले लिया गया, 25 प्लस 50 75 माइनस 100, तो तीसरे का आ गया कि नहीं आ गया? तो वही मान लो ये 25 है, ये 50 है, 25 प्लस 50 75 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ के 100 से घटा दिया गया, तो तीसरे का आ गया। ठीक है, ये चीज है। आगे चलें बेटा, ये एक फार्मूला हो गया, ये दोनों एक ही फार्मूले हैं जब ये एक मतलब दो आइसोटोप्स हैं और ये तीन आइसोटोप हैं, तीन से ज्यादा नहीं होते हैं। ज्यादा है तो ये और आगे बढ़ा दो, यहाँ पर X3 M3 कर दो, फिर 100 से सबको घटा दो। बात समझ आ गई ना? तो एक केस होगा कि परसेंटेज दिया होगा, दूसरा केस होगा रेशियो दिया होगा। दूसरा केस क्या होगा? रेशियो दिया होगा। लिख लीजिएगा, इफ रेशियो इज गिवन, इफ रेशियो इज गिवन, तो अगर रेशियो दिया गया है तो यहां पर क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास, तो यहां पर क्या हो जाएगा? R1 M1 R2 M2, यहां पर R1 प्लस R2, R1 रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, R2 रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप, M1 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। M2 एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। आज क्यों हैंग कर रहा ज्यादा? लिख लेगा M2 एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप।
एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स। चले बेटा, चलो जाए आगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखो जल्दी लिखो। चले बेटा, रिमूव करना है। क्वेश्चन लिखे, इन नेचर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन is found in ratio of 3:1। टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, यहां पर आगे कामा करके लिख लेंगे Cl35 एंड Cl37। इन नेचर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन कामा करके Cl35 एंड 37 is found in ratio of 3:1। Find average atomic mass of chlorine। Found average atomic mass of chlorine। यहां पर ध्यान दो बेटा, तो क्या लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक मास R1M1 R2M2, यहां पर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक बेटा, R1 में क्या कर रहे हैं? 3:1, यहां पर 1:2, गलत कर रहे हैं। 3:35 प्लस 37:1 अपॉन 3 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 105 प्लस 37, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, 142/4 कितना बेटा? 35.5। कितना आ जाएगा? 35.5। अगला क्वेश्चन, in nature two isotopes of carbon C12 and C13 are found if percentage of C12 is 98। Find average atomic mass। Find in nature two isotopes of carbon C12 and C13 are found if percentage of C12 is 98%, find एवरेज एटॉमिक मास। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज एटॉमिक मास क्या लिखोगे? XM1 100 माइनस XM2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 100। यहाँ पर X क्या है? 98, M1 क्या है? 12। 100 माइनस X मतलब 98, M2 कितना है? 13। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? 100। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है 1176 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर 2 × 13 मतलब 26 आ जाएगा बटे 100।
सॉल्व करोगे 1202 बटे 100 किया जाएगा। चलें आगे बेटा भैया, रिमूव करना भैया। चलो अगला क्वेश्चन। इन नेचर टू आइसोटोप्स ऑफ बोरान B10 ब्रैकेट में 10.01 एंड B11 ब्रैकेट में 11.01 आर फाउंड if its average atomic mass is 10.81, find percentage of B10 and V11, परसेंटेज ऑफ B10 एंड V11। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, x m1, यहाँ पर 100 माइनस x, यहाँ पर क्या है m2 अपान क्या हो जाएगा 100। एवरेज एटॉमिक मास कितना है 10.81। ध्यान देना बेटा, x पहले का परसेंटेज है, पहला क्या है B10, ब्रैकेट में 10.01 लिखा गया, मतलब ये एटॉमिक मास इसका माना जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इनटू 10.01 प्लस क्या बेटा 100 माइनस x, यहाँ पर कितना 11.01, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10.81 इंटू 100, यहाँ पर x, या ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पर हो जाएगा 10.01 x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1101 माइनस 1101, यहाँ पर x हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, इसको इधर लाया जाए, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1081 माइनस 1101, यहाँ पर 10.0x माइनस 11.01x, तो यहाँ पर आ जाएगा -20 बराबर -x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20%, i.e. B10 इक्वल टू कितना बेटा 20%, B11 बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस x, मतलब 100 माइनस 20 बराबर कितना बेटा 80%, तो B11 कितना हो जाएगा 80%। आपका होमवर्क है, कहानी नहीं लिख रहे हैं, जैसे कहानी टाइप का क्वेश्चन लिखा गया ना, कहानी नहीं, बस सीधे यहाँ पर आयरन 54, 55, 56, इसका जो परसेंटेज है नहीं दिया गया है, ये 8% है, ये 2% है। गिवन फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कितने आइसोटोप दिए गए हैं 3, 54, 55, 56।
अब इसका परसेंटेज 8 है, इसका परसेंटेज 2 है, तो इसका परसेंट कितना होगा? 8 2 10, 100 से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 90। तो 90 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे ना, तो वो वाला फार्मूला आप प्रैक्टिस कुछ आप भी करो, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ें, अगले फार्मूले पे चर्चा करें। चलो बेटा, रिमूव कर दे रहे हैं। अब आप सेकंड फार्मूला लिखेंगे जो उस दिन बता के गए थे, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी। ये फार्मूला है। और ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पहला पूरा लेक्चर इक्विवेलेंट मास पे गया था और दूसरा पूरा लेक्चर किस पे गया था? बैलेंसी पे। तो इसका मतलब अब हमें सीधे क्वेश्चन कराना है, हमें सीधे क्या करना है? क्वेश्चन कराना है। चलो पहला क्वेश्चन, ए मेटेलिक ऑक्साइड has metallic oxide has 40% oxygen if formula of its chloride is MCl2, find atomic mass of metal। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ, ध्यान दो बेटा, यहां पर कहा क्या गया? मेटेलिक ऑक्साइड कहा गया। क्या कहा गया? मेटेलिक ऑक्साइड कहा गया। मतलब इसमें क्या सुनाई दे रहा है? दो, मेटल और ऑक्सीजन। और परसेंटेज कहा गया, किसका परसेंटेज है? ऑक्सीजन का। मतलब मेटल और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड में ऑक्सीजन 40% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ग्राम लिया जाए तो 40 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन। तो मेटल कितना होगा? मेटल कितना होगा? 60। तो यहाँ, हाँ आ जाओ, तो यहाँ पर WMO, तो WMO में क्या हो जाएगा बेटा? 100 ग्राम। WO कितना? 40। WM कितना? 100 माइनस 40 बराबर कितना बेटा? 60। इक्विवेलेंट मास क्या पढ़ाए थे? WM WO इंटू 8। 3 फार्मूला बताए थे, WM अपान WO इंटू 8, WM अपान WCl2 इंटू 35.5, और H2 अगर था नीचे तो यहाँ पर 1.008 था। तो यहाँ पर क्या करो बेटा? 60/40 इंटू क्या करने वाले बेटा? 8। यहाँ पर 5, ऊपर क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखना बेटा, यहां पर MCl2 में मेटल की बैलेंसी कितनी है? कितने Cl हैं? HFCl Br I। जितनी संख्या में जुड़े होते हैं वही क्या होती है? बैलेंसी होती है। बताया गया था ना? तो कितने Cl जुड़े हैं? 2। अच्छा, कल पिछले लेक्चर पे जब कंपाउंड फॉर्मेशन आपको पढ़ाए थे तो ये भी बताए थे कि जब कंपाउंड बनाया जाता है तो बैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है ना,
तो यहाँ पर एक आ जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ से यहाँ पे आया होगा, मतलब यहाँ पे 2 है तो कहाँ पे रहा होगा, m, तो ये किसकी वैलेंसी है, 2 m की वैलेंसी है। तो इन MCl2 वैलेंसी ऑफ m इक्वल टू कितना बेटा, 2, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू क्या, वैलेंसी, तो 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 24, 12 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, फोर ग्राम मेटल on heating in air forms 4 gram metal on heating in air forms 5.6 gram metallic oxide. Metallic oxide. If vapor density of its chloride is 55.5, find atomic mass of metal. यहां पर ध्यान दो बेटा, WM कितना है, WM 4, WMO कितना है 5.6, WO कितना हो जाएगा बेटा 5.6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1.6, 1.6, ये 4 है। अब यहाँ पर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, बोलो बेटा, WM WO इंटू 8, तो कितना 4, यहाँ पर 1.6 गुणे 8, ये दशमलव हटा दो तो ऊपर क्या हो जाएगा 40, नीचे 16 और यहाँ पर 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताए थे, बैलेंसी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35 पॉइंट, याद है भूल गए, याद है, अच्छी बात है। तो 2 गुणे 55.5, यहाँ पर कितना बेटा 20 प्लस 35.5, अब ये यहाँ पर जोड़ दें तो 2 गुणे 55.5, नीचे भी आ जाएगा 55.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास 20 आया है, वैलेंसी 2 आया है, आंसर क्या आ जाएगा 40, आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं है?
यहां पर ध्यान देना, एक वर्ड हम लोग लिखेंगे आइसोमॉर्फ। क्या लिखेंगे बेटा? आइसोमॉर्फ। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, समान स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, डिफरेंट कंपाउंड विद सेम स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। डिफरेंट कंपाउंड विद सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये ध्यान दो, एग्जांपल में जिंक सल्फेट 7H2O, आयरन सल्फेट 7H2O, MgSO4 7H2O। यहां पर ध्यान देना, इसको कहते हैं व्हाइट विट्रॉल। क्या कहते हैं? व्हाइट विट्रॉल। इसको कहेंगे ग्रीन विट्रॉल। ये RI है, टी के बाद RI है। और इसको कहेंगे इप्सम साल्ट। अरे ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इप्सम साल्ट। यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर जिंक है ना, जो आइसोमॉर्फ होते हैं उनमें सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी सेम होगी। जैसे यहां पर जो जिंक की वैलेंसी है वही यहां आयरन की वैलेंसी है, और वही यहां पर किसकी वैलेंसी है? मैग्नीशियम की वैलेंसी है। तो यहां पर इन आइसोमॉर्फ element with the same crystalline structure has same sorry in isomorph, थोड़ा सा गलत हो रहा बेटा, element at same position has same valency, at same position has same valency। in isomorph element at same position has same valency। तो आइसोमॉर्फ में सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। आगे चला जाए। अच्छा, जब आप आइसोमॉर्फ जान ही लिए हो तो थोड़ा सा पॉलीमॉर्फ जान लो। थोड़ा सा आइसोमॉर्फ का हिंदी में क्या कहेंगे? समरूप। हिंदी में क्या कहेंगे? समरूप। और पॉलीमॉर्फ को हिंदी में कहेंगे बहुरूप। पॉलीमॉर्फ को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? बहुरूप। पॉलीमॉर्फ। यहां पर क्या होता है? पॉलीमॉर्फ सेम कंपाउंड विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सेम कंपाउंड विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो सेम कंपाउंड जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उनको क्या कहेंगे बेटा? पॉलीमॉर्फ कहेंगे। ध्यान दो, जैसे यहां पर Ca
एक चैप्टर आपके यहाँ होता था, पहला चैप्टर था 12वीं में, सॉलिड स्टेट, सिलेबस से हटा दिया गया, वहाँ पढ़ाते थे हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग कैल्साइट कहेंगे और इसी को एरेगोनाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? जब कैल्साइट कहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, और एरेगोनाइट कहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। यहाँ पर जिंक सल्फाइड, इसको स्फेलेराइट कहते हैं या जिंक ब्लेंड कहते हैं। और इसको कहते हैं ऊजटाइट। ऊजटाइट। जब आप, अच्छा, पॉलीमार्फ को क्या कहेंगे हिंदी में? बहुरूप। और जब इतना जान ही लिए हो तो एक और जान लो। और क्या जानने वाले हो? अपर रूप। और क्या जानने वाले हो? अपर रूप, एलोट्रॉफ। तो लिख लेगा एलोट्रॉफ। सेम एलिमेंट with different crystalline structure। सेम एलिमेंट with different crystalline structure। यहां पर जैसे एग्जांपल में कार्बन, ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड। यहां पर कार्बन हो गया, फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। सल्फर, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक। ये अलग अलग होते हैं। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक। इसी व्हाइट को कई बार येलो फास्फोरस बोल देते हैं। व्हाइट को ही क्या बोल देते हैं? येलो फास्फोरस। चले बेटा आगे भैया। अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे एटॉमिक मास पे ही, जिसके लिए फार्मूला है। इतना कहानी सुनाई गई, वहां पर हमें एक क्वेश्चन करना है, उसी क्वेश्चन के लिए इतनी कहानी सुनाई आपको। मैथ सुनाने की कोई जरूरत हमें नहीं लग रहा था। चले आगे। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो। पोटेशियम सेलिनेट is isomorph with potassium sulfate। A percentage of selenium in potassium selenate is 45। Find atomic mass of selenium।
फाइंड एटॉमिक मास ऑफ, एक और चीज बता दें, ये तो मान लो हमने सेलेनियम का पूछ लिया है, थोड़ा कठिन टाइप का है। मान लो कोई फैमिलियर एलिमेंट है जिससे हम परिचित है, मान लो ऐसे फाइंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर पूछा जाता, ठीक है, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ आयरन पूछा जाता, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ जिंक पूछा जाता, ऐसे क्या देता, आइसोमॉर्फ है तो इसका एटॉमिक मास फाइंड करो, कहता ना। तो अगर हमें उसका एटॉमिक मास याद है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हालांकि सेलेनियम का याद नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो अभी कहता है जिंक का एटॉमिक मास बताओ, 65 होता है, तो ऐसा डाटा देगा जो 65 ही आएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ 65 के बजाय 75 आ जाएगा, बात समझे ना। तो अगर मान लो रटा हुआ है तो जो रटा वही लिख दो, फिर उसको सॉल्व करने की जरूरत, कुछ चालाकी भी होती है, ठीक है, तो ये भी जानते रहेगा। फिर हाल यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये तो चालाकी आपको सिखाए, और क्वेश्चन कैसे करना ये देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पोटेशियम सेलिनेट है पोटेशियम सल्फेट के आइसोमॉर्फ है, इसका मतलब, अच्छा इसका फार्मूला लिख पाएंगे नहीं, लिख पाएंगे नहीं, लेकिन चूंकि इसके आइसोमॉर्फ है, इसका मतलब जैसा फार्मूला इसका है वैसा फार्मूला किसका होना चाहिए, पोटेशियम सेलिनेट का। तो यहां पर एज पोटेशियम सेलिनेट इज आइसोमॉर्फ विद, बोलो बेटा, K2SO4, so its formula should be, इसलिए इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, K2SeO4। भाई सल्फर की जगह पर क्या आ गया, सेलेनियम, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये फार्मूला हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, क्या कहा गया कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो कैसे बताओगे, सम ऑफ एटॉमिक मास, क्या बताओगे, सम ऑफ एटॉमिक मास। तो जैसे यहां पर मान लो CO2 है तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास लिखना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इनटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। उसी तरह से इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पोटेशियम का 2 पोटेशियम है इंटू 39, सेलेनियम का मालूम ही नहीं, वही तो ज्ञात करना है, मालूम है नहीं, तो x मान लिया जाए, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4। अब इसको टोटल सॉल्व करें तो 78 प्लस 64 प्लस x, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 6 7 13 1 14 x। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये इसको सॉल्व किया जाए कितना आएगा, 44, कितना आएगा, 44 ग्राम SO2 में, 44 ग्राम SO2 में, CO2 में कार्बन कितना है, 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है, 12 ग्राम है ना। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, या एक में कितना हो जाएगा, एक में 44 में 12, तो एक में 12 बटे, तो 100 में गुणे 100, वही काम यहाँ पे करना है। तो अगर इसमें कहा जाए इतने में सेलेनियम का मास कितना है, x, तो यहाँ पर IE 142 प्लस x ग्राम K2SeO4 हैज x ग्राम सेलेनियम, 1 ग्राम K2SeO4 हैज x अपान कितना बेटा, 142 प्लस x, ये तो जाएगा 100 ग्राम में
x अपान 142 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 100। अच्छा, जो 100 में होता है उसको क्या कहते हैं परसेंटेज। इसका मतलब ये परसेंटेज है, ये क्या है, और ऊपर परसेंटेज दिया गया था 45, ऊपर क्वेश्चन में 45 दिया गया था। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ सेलेनियम 45। सो यहाँ पर x अपान 142 प्लस एक्स इंटू 100 बराबर 45। 100x यहाँ पर 142 प्लस एक्स इक्वल टू 45। अब तो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 142 प्लस एक्स इंटू 45 इक्वल टू कितना 100x। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दें, 142 इंटू 45, यहाँ पर 45x इक्वल टू 100x। तो यहाँ पर 142 इंटू 45 बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 45x। तो ये क्या आ जाएगा 55x बराबर 142 इंटू 45। तो ये सॉल्व करने पर हमें लगता है 117 उत्तर आ जाएगा, देख लेना। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 117 या 18 आएगा। हाँ 116.18। तो देख लेना। तो x बराबर हो जाएगा 142 इंटू 45 पान 55, 116.18। अपना अपना सब सॉल्व कर लेना, अपना अपना सब सॉल्व कर लेना। चलें आगे भैया, रिमूव कर रहे हैं। अरे कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना सर। चलें बेटा, एक अगला, एटॉमिक मास बाय डूलंग एंड पेटिट मेथड। एटॉमिक मास बाय डूलंग एंड पेटिट मेथड, यहां पर हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एलिमेंट ओनली, but not for कार्बन, बोरान एंड सिलिकॉन। कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, समझ रहे हो ना। एटॉमिक मास बाय डूलंग एंड पेटिट मेथड नाम है, डूलंग और पेटिट नाम है
विद के द्वारा एटॉमिक मास याद करना, एवरेज एटॉमिक मास 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एलिमेंट, ठोस तत्वों के लिए लागू होगा, कार्बन, बोरान और सिलिकॉन के लिए लागू नहीं होगा। वैसे पूछ लिया जाए क्यों, तो आपका आंसर होगा चूंकि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, जाल जैसी संरचना में रहते हैं, इसलिए लागू नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट अगर कहा जाए क्या है भैया, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ हीट required to reach temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दो बेटा, 1 ग्राम रिक्वायर्ड टू रेज, रेज मतलब बढ़ाना, 1 ग्राम सब्सटेंस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, या हिंदी में क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। यहां पर भैया Q बराबर एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। Q क्या है, हीट गिवन, हीट गिवन दी गई ऊष्मा, एम क्या है, मास, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और यस क्या है भैया, स्पेसिफिक हीट। अब यहां पर इफ एस इक्वल टू 1 ग्राम, सॉरी एम इक्वल टू 1 ग्राम, एम इक्वल टू कितना, 1 ग्राम, देन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डेल्टा टी। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डेल्टा टी। यहां पर एस इंटू डेल्टा टी, या एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी पर सेल्सियस, सॉरी कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम। चूंकि ग्राम यहां दिख नहीं रहा है फार्मूले में, लेकिन आपने ग्राम को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसलिए पर ग्राम पर सेल्सियस बोलेंगे, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। चलें आगे, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहां पर अगर आपने स्पेसिफिक हीट लिख लिया है तो मोलर हीट कैपेसिटी भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। क्यों मोलर हीट कैपेसिटी अचानक लिखने लगे, क्योंकि दोनों का फार्मूला एक ही है, डिफिनीशन भी एक है, बस एक वर्ड बदलेगा। जहां पर 1 ग्राम यहीं कहीं लिखे हो, 1 ग्राम लिखे हो ना, इसी ग्राम को मोल कह दो, ग्राम को क्या कह दो, मोल। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम 1 मोल। सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यहां पर Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन सी डेल्टा टी। C क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी,
एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। बाकी जान ही रहे हो, क्यू हीट, हीट गिवन, डेल्टा टी क्या बेटा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर इफ n इक्वल टू 1 देन बोलो q इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? q अपॉन डेल्टा टी। तो यूनिट क्या हो जाएगा भैया? कैलोरी पर मोल पर सेल्सियस। यहां पर c, इधर ध्यान देना बेटा, Cp होता है और Cv होता है। आपको एक और चीज बता दें, बड़े ज्ञान की चीज है और हर जगह पे काम करेगा। P किसको डिनोट करता है? किसको डिनोट करता है? प्रेशर। और B किसको डिनोट करता है? वॉल्यूम। ध्यान देना, कोई भी प्रॉपर्टी लिखने के बाद, कोई भी प्रॉपर्टी लिखने के बाद कोई दूसरी प्रॉपर्टी उसके साइड में नीचे लिख दिया गया है, इसका मतलब जो पहली प्रॉपर्टी है दूसरे प्रॉपर्टी के कांस्टेंट कंडीशन में मेजर किया गया है। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी को कांस्टेंट करके तब पहली प्रॉपर्टी को मेजर किया गया है। तो इसका मतलब यहां पर इसी को क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी कब मेजर किए हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे। मोलर हीट कैपेसिटी कब मेजर किए हैं? कांस्टेंट। ये केवल यहीं के लिए नहीं, कहीं पर भी दो प्रॉपर्टी एक साथ लिखी गई हैं, एक बड़ी सी दूसरी छोटा सा नीचे, इसका मतलब जो नीचे वाली छोटी सी प्रॉपर्टी दिखाई गई वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको क्या कहेंगे? अब क्या पढ़ेंगे इसको, पूरे क्या पढ़ेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहां पर क्या कहेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्मा धारिता, और स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्मा धारिता। आप लोग फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़े होंगे, शायद मिलर फार्मूला कहते हैं, पढ़े हैं या नहीं? अभी नहीं याद होगा लेकिन आगे हीट में पढ़ेंगे, बात समझ रहे ना? तो मिलर फार्मूला क्या है? Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, और Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा होता है। गामा की वैल्यू 3, 1.33, 1.41, 1.67। ये मोनो एटॉमिक के लिए, नहीं उल्टा लिख रहे हैं, ये ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक मतलब जिसमें 3 एटम है। डाई एटॉमिक गैस, और ये मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक। आर क्या भैया? गैस कांस्टेंट। एक आध लेक्चर के बाद इसके बारे में बहुत सारी वैल्यू इसकी बताएंगे, अभी वैल्यू बता नहीं रहे, अभी बस केवल एक वैल्यू बता रहे हैं। यहाँ पर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये फार्मूला, ये वैल्यू हम केवल इसी फार्मूले के लिए बता रहे हैं, हर जगह के लिए नहीं बता रहे हैं। एक आध लेक्चर के बाद वहां पहुंचेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे, तब इसकी बहुत सारी वैल्यू आपको बताएंगे और तब आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब अचानक हम क्यों आ गए? पढ़ा क्या रहे थे? एटॉमिक मास। क्या पढ़ा रहे बेटा? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का हमें कुछ एक और फार्मूला चर्चा करना था, इसलिए इतनी लंबी कहानी हमें फिर से बताना पड़ा। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम भूल गए पढ़ा क्या रहे हैं, हमें मालूम है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास
यहां पर हो जाएगा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या कहते हैं? परमाणुकता। हिंदी में क्या कहेंगे? और ये जो गामा है ये एटॉमिसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणुकता को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे ना? लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा किसके लिए? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। होमो एटॉमिक का मतलब समपरमाणुविक अणु। होमो एटॉमिक का मतलब क्या हो जाएगा? समपरमाणुविक अणु के लिए एप्लीकेबल होगा। अब हम यहां पर दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ रहे भैया? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल molar heat capacity at constant pressure is 7 calorie per mole per Celsius if its molecular mass is 32. Find its atomic mass. Find its atomic mass. Find its atomic mass. Find its atomic mass. चलें बेटा, फाइंड इट्स एटॉमिक मास। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। Cp कितना दिया गया है? 7। R कितना होता है? 2। Cv नहीं मालूम। यहां पर Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या? R। 7 माइनस Cv यहां पर 2, तो Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cv इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? Cp अपॉन Cv कितना बेटा? 7/5, 1.4। 1.4 किसके लिए है? किसके लिए है? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक। यहां पर एटॉमिक मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यहां पर कितना बेटा? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितना है? डाई एटॉमिक है ना? डाई एटॉमिक का मतलब कितने एटम हैं? 2। तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। सॉल्व कर लो। भैया यहाँ लिखे तो है बेटा, कहीं देखो ये R की वैल्यू 2 मानेंगे, इसलिए पहले बता दिए। R की वैल्यू पहले इसलिए बता दिए थे। जो भी डाउट हो तुरंत पूछा करो, ये नहीं संकोच कि क्या सब सोचेंगे और सर क्या सोचेंगे। सब आता होता तो हमें यहाँ ना आना पड़ता। ठीक है, आगे चले भैया। मिटा रहे हैं।
चलो एक और क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 1.16 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। फाइंड इट्स एवरेज एटॉमिक मास। फाइंड इट्स एवरेज एटॉमिक मास। तो क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज एटॉमिक मास में क्या लिखोगे? एवरेज एटॉमिक मास कितना बेटा? 6.4 अपान स्पेसिफिक हीट। तो 6.4 अपान कितना बेटा? 0.16। 640 अपान 16 तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। यहां पर ग्राम एटॉमिक मास, अगली हेडिंग हो जाएगी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम इक्वल टू its atomic mass, equal to its atomic mass is known as, ध्यान दो बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटम, ग्राम मोल। ध्यान दो, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान देना। इधर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम या ग्राम मोल, तीनों चीज एक ही हैं। 1 ग्राम एटम सोडियम कहा जाए, 1 ग्राम एटम सोडियम, इसका मतलब सोडियम का मास लेंगे किसके बराबर? एटॉमिक मास के बराबर, वो भी किस में? ग्राम में। यहां पर तो क्या लिखेंगे? IE 23 ग्राम सोडियम बराबर, इसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, GAM। GAM ग्राम एटम, यहां पर आप सोडियम, यहां पर आप सोडियम, ग्राम मोल ऑफ सोडियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ग्राम मोल ऑफ सोडियम। ये GAM, उसी को शॉर्ट में ग्राम एटॉमिक मास। देखना बेटा, ठीक है। अच्छा यहां पर ध्यान दो, इधर 23 ग्राम सोडियम, ये मास ऑफ 6.022 इंटू 10 पावर 23 सोडियम आइटम। ट्वेंटी 23 AMU सोडियम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ध्यान दो,
अगर एएमयू लिख दिया गया तो 1 का, और ग्राम लिख दिया गया तो इतने का। और अभी अभी आपको बताया गया था कि जब एएमयू को ग्राम में बदलते हो तो 1.6 सॉरी 1 अपान मतलब क्या करते हैं 1/6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो ग्राम है वो एएमयू से इतना टाइम ज्यादा भारी है। ये चीज भी जानते रहेगा कि ग्राम भारी है एएमयू से, कितना भारी है 6.022, i.e. 1 ग्राम इज 6.022 इंटू 10⁻23 टाइम more heavy than 1 AMU। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज इधर समझिएगा भैया, इधर देख लो थोड़ा सा, इधर अभी ऊपर दिख भी रहा है, इधर देखना, यहां दिख रहा है कि 23 ग्राम सोडियम बराबर इतने सोडियम आइटम का मास। उल्टा बोलो, इतने सोडियम आइटम का मास कितना है 23 ग्राम। यहां पर हम लिख रहे हैं फिर से फर्दर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरूरी नहीं एक सोडियम ही हो। मास ऑफ बोलना बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम बराबर कितना बेटा 23 ग्राम। इसको क्या कहोगे GAM कहोगे ना। मास ऑफ 1 सोडियम आइटम कितना हो जाएगा, तो 23 ग्राम अपान कितना 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप शॉर्ट में GAM कहेंगे। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ वो उसमें थोड़ा से APM में है, तो अभी 5:30 आ रहे हैं, 5 मिनट, ठीक सर, ठीक बेटा। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये फार्मूला डेरिवेट किया गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम, किसी भी जरूरी को सोडियम हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा GAM अपान क्या हो जाएगा, इसको Na बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, अपान क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ एक्स एटम है तो एक एटम का मास है, तो मास ऑफ एक्स एटम क्या हो जाएगा मास ऑफ एक्स एटम क्या हो जाएगा बेटा GAM अपान Na इंटू एक्स। दो क्वेश्चन हमें करना है जिसमें से दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम इन ग्राम, 1 मैग्नीशियम एटम इन ग्राम। तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पर मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा बेटा GAM अपान Na। तो कितना हो जाएगा 24 होता ना मैग्नीशियम का, और 6.022 इंटू 10⁻23, ये 022 छोड़ देते हैं, तो 24/6 कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात ऋण 23, इतना ग्राम आ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
if mass of one atom of an element is कितना 4.5 into 10 power minus 23 gram. Find its atomic mass. Find its atomic mass. तो मास ऑफ वन एटम यहां पर क्या GAM, यहां पर कितना बेटा Na, तो कितना यहां पर हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 23 GAM अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23. यहां पर ध्यान दो GAM बोलो बेटा 4.5 यहाँ पर 10 पावर माइनस 23 6.022 इंटू 10 पावर 23. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू छोड़ देंगे तो 6 पंचे 30 6 चौक 24 3 27. तो ये हो जाएगा GAM. ध्यान देना अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया ग्राम एटॉमिक मास इतना ग्राम लिख दीजिएगा और अगर पूछा जा गया एटॉमिक मास तो AMU लिख दीजिएगा. वैल्यू तो फर्क पड़ता नहीं है, यूनिट बदलती है. तो यहाँ पर क्या पूछा गया एटॉमिक मास ना, तो इतना AMU क्या लिख देंगे बेटा AMU. तो आज एटॉमिक मास हो गया है. नेक्स्ट टाइम लोग मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर मास और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है ठीक, थोड़ा पढ़ के आइएगा, कल भी रहेगा क्लास मेरा ही. ठीक है ठीक बेटा.